एक बार की बात है, एक नगर में एक संत रहा करते थे। वो संत हर समस्या का समाधान देते थे। उनके पास चाहे जैसी भी समस्या लेकर आओ, हर समस्या का समाधान वो बड़ी सरलता से देते थे। वो सबसे पहले तो अगले आदमी की समस्या सुनते और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते, आंखें बंद कर देते और पूरे तरीके से शांत होने के बाद थोड़ी देर बाद उस आदमी को समस्या का समाधान दे देते थे। अब जो भी आदमी उनके पास समस्या लेकर जाता और जब वो मौन होकर उसका समाधान देते तो बाद में सोचता था कि शायद इस बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और उसी वजह से वो समस्या के समाधान देते हैं। बहुत लोग उनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि क्या महाराज आपके पास कोई शक्तियाँ हैं जिससे आप बता देते हैं, और उनसे आप समस्या का समाधान पूछते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते हैं तो वो महाराज हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में एक विचित्र घटना घटती है। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के घर 4 लोग आते हैं। वे 4 नौजवान परदेश गए हुए थे और पैसा कमाकर अपने गांव जा रहे थे। पुराने ज़माने की बात है, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल चलते थे। इसलिए वो लोग परदेश में पैसे कमाते और फिर पैदल अपने गाँव में जाते थे। उन चारों नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई थी। उन लोगों ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल दी जाए, ताकि जब हम गांव जाएंगे तो वहां जाकर चारों का बराबर हिस्सा कर देंगे। और वो नौजवान जब अपने गांव पहुंचे तो वो लोग एक बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से पूछा कि माता जी, हम आपके यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ ठीक है भाई, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेले के लिए खाना बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लूँगी। उसके बाद वो चारों नौजवान उस बुढ़िया को वो पोटली देते हैं और कहते हैं, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है और हम चारों लोगों के इस पोटली में कमाई है, और ये पोटली हम आपको देते हैं ताकि आपके पास ये पोटली सुरक्षित रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये पोटली हमें तभी देना जब हम चारों लोग एक साथ हों। यदि हम चारों में से कोई एक आदमी पोटली मांगने आता है तो उसको मत देना। उस माता जी ने कहा, ठीक है, यदि आप 4 लोग साथ में रहोगे तब मैं ये पोटली आपको दे दूंगी, और वैसे भी आप सुबह उठते ही यहाँ से जाने वाले हो तो मैं ये आपको सुबह दे दूंगी। ऐसा करके वो बुढ़िया वो पोटली रख देती है और वो नौजवान उसके घर में रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन चारों में से एक नौजवान बदमाश था, वो ठग था और वो कैसे भी करके उस बुढ़िया से वो पोटली लेना चाहता था ताकि वो पोटली लेकर वहाँ से भाग जाए। तभी वो अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई यार, हम रात भर इस बुढ़िया के घर रुकें और बुढ़िया ने हमारी खातिरदारी की, क्यों ना हम इस बुढ़िया का थोड़े से खेत में काम करवा दिया जाए। खेत में फसल है, अकेली बुढ़िया बेचारी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उसके तीनों दोस्त भी तैयार हो गए और चारों लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगे। तभी वहाँ वो कहता है कि मैं पानी पीकर आता हूँ। उसके बाद वो बुढ़िया के पास झोंपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी, हम जाने वाले हैं, आपके खेत में हमने काफ़ी काम कर दिया है, आप मुझे वो पोटली दे दीजिए। उसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि आपके 3 दोस्त कहाँ हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम 4 साथ में रहें तभी हमें ये पोटली देना। तभी वो ठग उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है। इशारा करते हुए कहता है कि लाऊं क्या। तो वो दोस्त सोचते हैं कि शायद पानी के लिए बोल रहा है, तो उन दोस्तों ने कहा कि हाँ ठीक है, ले आओ। उस बुढ़िया ने भी ये सुना तो ठग ने कहा कि हमारे दोस्त वो पोटली मांग रहे हैं और हम जा रहे हैं। इसी धोखे के अंदर वो बुढ़िया वो पोटली उससे ठग को दे देती है। वो पोटली लेने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं कि माता जी, हमारा एक साथी आया हुआ था, वो पानी पीने आया था और अभी तक आया नहीं। तभी वो बुढ़िया कहती है कि आप अभी तक गए नहीं, वो तो बोल रहा था कि हमें वो पोटली दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वो तीनों कहते हैं कि माता जी, हमने कब मंगाई, हम तो पानी मंगा रहे थे, हमें प्यास लगी थी काम करते करते। तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैंने तो वो पोटली आपके एक साथी को दे दी। तभी वो बुढ़िया और वो तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वो हमारा साथी हमें ठग कर चला गया और हमारा धन लेकर भाग गया। उसके बाद वो तीनों कहते हैं कि माता जी, हमने आपको कहा था कि जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली देना, नहीं तो आपकी गलती है।
हम तो राजा के पास जाएंगे और इस बात का राजा ही फैसला करेगा। उसके बाद वो तीनों नौजवान राज दरबार चले जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देते हैं। राजा ने जब ये सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही बुढ़िया को आदेश दिया कि वो राज दरबार में आए। बुढ़िया राज दरबार आती है और राजा ने सारी समस्या सुनी और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया को अकेले आदमी को पोटली नहीं देनी थी, इसलिए आपका जो भी धन है वो बुढ़िया ही देगी। उसके बाद राजा फैसला सुना देता है और बुढ़िया 2 दिन में धन कहीं से भी लाकर आपको दे दे। बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं था, तो इतना सारा धन कहाँ से लेकर आती। अब वो बुढ़िया भगवान के मंदिर में जाती है और रोने लगती है। उसके बाद उस बुढ़िया को ये याद आता है कि हमारे नगर में एक संत है जो हर समस्या का समाधान करते हैं और उनको तो बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई है। वो शक्तियों से बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो मैं भी उनके पास जाऊं तो शायद मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। वैसे तो मेरी गलती है क्योंकि मैंने अकेले को दी और मुझे धन देना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल जाए और मेरी समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वो बुढ़िया उसके पास जाती है और अपनी सारी समस्या उसको सुनाती है। उसके बाद वो संत थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी पलकें खोलकर उस बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वो फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जब ये बात बुढ़िया ने सुनी, उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। जो आसपास में लोग बैठे थे वो भी अचंभे में पड़ गए थे कि महाराजा ने राजा के फैसले को गलत कैसे कर दिया। बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। जब वो नौजवानों ने कहा कि हमारे पैसे हम जब साथ में रहें चारों तभी देना, लेकिन इस बुढ़िया ने अकेले आदमी को दे दिए, इसमें बुढ़िया की ही गलती है। इस फैसले में गलत फैसला क्या है? इसके बाद वो महाराज कहते हैं कि आप राज दरबार में जाकर कह दो कि आपने जो फैसला किया है वो फैसला गलत है और जो महाराज हैं वो आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वो बुढ़िया सीधी भागती है और राजा को सारी बात बता देती है। अब गुस्से में आकर राजा ने कहा, मेरे फैसले को यदि गलत किया और मेरे फैसले से अच्छा फैसला यदि उस महाराज ने नहीं सुनाया तो उस महाराज को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। अब सारे नगर में ये बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसले को गलत साबित किया जा सके। अब राज दरबार फिर से लग गया। महाराज को बुलाया गया। जब महाराज आए तो आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर, और वो तीनों नौजवान भी वहीं पर थे, बुढ़िया भी वहीं पर थी और बहुत सारी प्रजा और राजा सब वहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद वो राजा कहते हैं कि महाराज, अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया उस फैसले में क्या गलती थी। तभी वो महाराज कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि 4 लोग एक साथ होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। अब बुढ़िया यदि आप तीनों को धन देगी तो वादा टूट जाएगा, इसलिए आप जाइए और अपने दोस्त को लेकर आइए। तभी वो महाराज ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि बुढ़िया ने गलती की, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा उस आदमी ने। सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, ना कि बुढ़िया को, इसलिए आपका फैसला गलत था। ये बात सुनने के बाद वहाँ जितनी भी प्रजा बैठी थी वो सब तालियां बजाने लगी और कहा कि महाराज को सच में कोई शक्तियाँ मिली है, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई हंसी मजाक की बात है। उसके बाद वो राजा उस महाराज से पूछते हैं कि महाराज, आपने जो फैसला सुनाया वो फैसला 100% सही है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत फैसले सुनाए हैं, तो क्या मेरे सब फैसले गलत थे? उसके बाद वो महाराज कहते हैं, राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दी में ले लेते हैं। हम बहुत जल्दी फैसला लेते हैं क्योंकि जब आपने ये पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को इसको धन देना चाहिए था, लेकिन आपने उस मामले की पूरी गहराई में नहीं जाना। आपने इस मामले को पूरी गहराई से झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले से ही इसका जवाब मिल गया था, तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें वो बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती है। और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई शक्तियाँ मिली हुई है, और जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं किसी शक्तियों से बात करता हूँ कि उस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। मुझे कोई शक्तियाँ नहीं मिली है,
मैं मौन रहता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब उस बात पर अपने विचार करता हूँ बहुत सारे समाधान आते हैं। उन समाधान के ऊपर भी मैं विचार करता हूँ और उसमें जो सबसे अच्छा समाधान होता है वो समाधान अगले आदमी को देता हूँ ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। और मौन हमारी ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। आप सोचिए कि आपने इतने जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर इस बुढ़िया की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि हमारे फ़ैसले ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम कोई भी काम करने से पहले उसका फ़ैसला लेते हैं, और सही तरीके से फ़ैसला लेने के लिए हम अंदर से मौन होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप मौन होकर उस पर विचार कीजिए, तभी आप सही फ़ैसला ले पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी फ़ैसलों से ही चलती है। हमारे ही फ़ैसले हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फ़ैसले छोटे हो या बड़े, सब हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यदि सही तरीके से फ़ैसले लेते हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे फैसले आएंगे कि लेना है या नहीं, उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ऐसे बहुत सारे फैसले आएंगे, प्रश्न आएंगे, लेकिन आप फिर उन सभी पर फिर से विचार कीजिए। उसके बाद फिर आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है। और ये सब संभव होता है मौन से। बहुत लोग होते हैं वो मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना मौन नहीं है। बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन हो जाएंगे, नहीं। कम बोलना भी मौन में ही आता है, लेकिन जब हम अंदर से मौन हो जाएंगे तो अपने आप कम बोलेंगे। हम फालतू की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलना मौन में ही आता है, लेकिन कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते। मौन होकर कम बोलना ला सकते हैं। हम कम बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद हम सीधा बोलेंगे ही नहीं। तो जब भी आप कोई फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाइए। मौन होकर उस फैसले को कीजिए। उस फैसले में 100% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को सिर्फ दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलकर हम श्रेष्ठ तो नहीं बन सकते। ज़्यादा बोलकर हम मूर्ख बनते हैं। और यदि आपको ज़्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप कम बोलना शुरू कर देंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखिए, उसके बाद आपको खुद को अंदर से बदलाव दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे, कम बोलेंगे, तो जो फालतू की ऊर्जा खत्म हो रही थी वो ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, और वो ऊर्जा दूसरे कामों में लगेगी। अच्छे फैसले लेने में, काम करने में, अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे। बोलकर हम जो ऊर्जा खत्म कर रहे हैं वो हमारे अंदर दूसरे कामों में लगेगी। वैसे मौन होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आदमी बहुत कम बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में यदि कुछ करना है तो अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीना है तो कम बोलकर शुरू करना चाहिए। और कम बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अंदर से मौन हो जाएं। उसके बाद आप अपने आप कम बोलना शुरू कर देंगे। आप थोड़े दिन के लिए आजमा कर देख सकते हैं, तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि किससे क्या क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।